हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सर मोहम्मद इरफान। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा एक चैप्टर आपके एम डी कैट और ई कैट का। एम डी कैट में तो खैर इस चैप्टर को हम फोर्स एंड मोशन कहते हैं, ठीक है ना। और बाकी ई कैट में इसमें मतलब समझ लीजिए कि चार चैप्टर यानी चार टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। नंबर वन वेक्टर्स, नंबर टू काइनेमेटिक्स, नंबर थ्री डायनामिक्स, नंबर फोर प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इस चैप्टर में से यानी इन चार में से प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर पहले कवर किया जा चुका है। तो फोर्स एंड मोशन में यानी एमकेट के लिहाज से दो चैप्टर टॉपिक्स आपके रहते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। तो मैं इस वीडियो में पूरे काइनेमेटिक्स को इंशाल्लाह कवर करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो एमकेट के लिहाज से बेटा इस चैप्टर का जो नाम है वो है क्या, फोर्स एंड मोशन, ठीक है ना। अच्छा, मैं जो पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊंगा वो है यानी काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो उसमें भी पहले मैं शुरू कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स, ठीक है। और काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा रिकॉल करो कि काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स ये मोशन में ही आता है। और मोशन देखो बगैर फोर्स के पॉसिबल नहीं है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि बॉडी कभी भी किसी फोर्स के बगैर मूव नहीं करती। लेकिन जब हम मोशन को पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें मोशन को हम बगैर फोर्स को इन्वॉल्व किए या मेंशन किए रेफरेंस के बगैर हम पढ़ते हैं। और जाहिर है कि बहुत सारी जगहों पर हम फोर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स में मोशन का वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स को इन्वॉल्व किए बगैर, फोर्स के रेफरेंस के बगैर, या फोर्स का यूं कह लो, कह सकते हैं नाम लिए बगैर, हम उन सारे मोशन के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जिसमें फोर्स इन्वॉल्व तो है लेकिन फोर्स का जिक्र नहीं आता, फोर्स का नाम यूज नहीं होता। तो चले देखते हैं वन बाय वन वो सारी चीजें क्या हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं, और वो क्या है, वो हम पढ़ते हैं यानी कंपैरिजन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे कंपैरिजन में ही समझना है। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, या आपको जो है ना एमसीक्यूज के सारे पॉइंट्स ये कंपैरिजन में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो अब लेट सपोज कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल, एक बॉडी है, एक, ठीक है ना, वो ए से बी तक मूव करके जाता है, ठीक है। अब ए से बी तक मूव करने के लिए वो डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है, एडॉप्ट करता है, चूज करता है, फॉलो करता है। तो उसमें से मैं कुछ पाथ्स ही आपको बना के दे रहा हूँ। लेट सपोज इस तरह से ये दो पॉइंट्स के दरमियान, ये पॉइंट्स दो सिटीज हो सकते हैं, ये पॉइंट्स दो यानी कि जो है ना प्लेसेस हैं असल में। अब अगर होता क्या है कि एक बॉडी पॉइंट ए से बी तक मूव करके लेट सपोज अगर जा रहा है, उसने जिस पाथ को भी फॉलो किया या चूज किया, उस पाथ की लेंथ कितनी बनती है, जो उस पाथ की लेंथ बनती है ना, हम उसको कहते हैं डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस असल में क्या है, तो डिस्टेंस के बारे में याद रखिएगा कि डिस्टेंस बेसिकली क्या है, पाथ लेंथ है, ठीक है। यानी जिस पाथ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी मूव करके जाता है, हम उस पाथ की लेंथ को मेजर कर लें तो उसकी लेंथ जितनी होगी वो मतलब बॉडी का, मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। या सिंपल मानों में हम इस तरह से बात भी करते हैं कि देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कैसे पता चलता है कवर किया, उसने जिस पाथ पे मूव किया उस पाथ की आप लेंथ को देखते हैं, उस पाथ की लेंथ कितनी बनी है। तो जो उस पाथ की लेंथ बनती है वही उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पाथ था, मैं कहता हूँ कि यार ए से बी तक इस पाथ पे बॉडी मूव करके गया, उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। असल में इस पाथ की लेंथ 10 किलोमीटर है, तो उसका डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर है। मान लो कि इस दूसरे पाथ पे वो मूव करके जाता है, ये सेकंड पाथ है, उस पे ए से बी तक इस पाथ को उसने फॉलो किया था, तो उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 15 किलोमीटर का मतलब इस पाथ की लेंथ है जो इसने कवर किया। मान लो इस पाथ की जो लेंथ है वो 22 किलोमीटर है, ये थर्ड पार्ट है, तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस असल में दो पॉइंट के दरमियान क्या है, पाथ की लेंथ को कहते हैं, बस सिंपल, जो पाथ लेंथ है।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान लीस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, यानी आप कह लेते हैं स्मॉल, कह सकते हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोजीशंस पे डिपेंड करता है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन में इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे हम चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे? तो डिस्प्लेसमेंट जो है, आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। और क्या कह सकते हैं? ये एक ऐसा डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान, अगर स्मॉलेस्ट है तो ये डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में मेजर होता है। तो ये डिस्टेंस क्या है? इन स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये भाई, ये चेंज इन पोजीशन भी इसको कह सकते हैं। ये चेंज इन क्या है? पोजीशन है। ठीक है, और बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन पोजीशन है। ठीक है ना? तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन में होता है, दो पॉइंट के दरमियान चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, और ये फिक्स्ड है, यानी दो पॉइंट के दरमियान सबसे मतलब जो कम से कम डिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जबकि डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस यूं कह लो कि नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा बेटा। अच्छा, लोग कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस जीरो होगा। भाई बॉडी रेस्ट पे तो पढ़ क्यों रहे हैं? हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स का मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, मे बी, क्या होगा? ये जीरो हो सकता है। देखो, हमेशा जब बॉडी किसी क्लोज पाथ पे मूव करे तो बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों को एक मतलब डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अच्छा, मानो कि बॉडी ए से कहां तक मूव करके जाता है? बी तक। ठीक है, फिर इसी पाथ पे, वो इसी लाइन पे रिटर्न बैक होता है, और दोबारा ये ए पर आ जाता है। तो इसका ये क्लोज पाथ बन जाएगा, या इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट बन जाएगा। मानो ए से बी तक की जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन में जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो बेटा अगर इसमें आप डिस्टेंस मेजर करोगे ना, तो डिस्टेंस में कितना मेजर करोगे? ये मेजर करोगे 10 प्लस 10, यानी 20 मीटर। यानी पाथ लेंथ क्या बनेगा? 10 मीटर जाने का और 10 मीटर आने का। लेकिन इसका अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वजह कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट है, कोइंसाइड कर गया, इनके दरमियान कोई लीस्ट डिस्टेंस या कोई स्ट्रेट लाइन बनाने की गुंजाइश रही नहीं। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, क्लोज पाथ कोई भी हो, जैसे लेट सपोज एक बॉडी, यानी इनिशियल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, उसने एक डिस्टेंस कवर किया, फिर इस पॉइंट के बाद ये यहाँ मूव करके आ जाता है, उसने एक डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद वो यहाँ मूव करके आ गया, उसने एक डिस्टेंस कवर किया। मानो कि वो रिटर्न बैक हो जाता है टू इट्स इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया अपने। अच्छा, मानो कि ये जो फर्स्ट टाइम ये ए से, यानी ए से ये बी तक मूव करके गया था, उसके बाद ये बी से कहाँ मूव करके गया? सी पर। ठीक है, फिर सी से कहाँ आया? ये डी पर। फिर डी से ए पर रिटर्न बैक हो गया। तो ये क्या बन गया? क्लोज पाथ बन गया। ठीक है, क्लोज पाथ यानी किसी भी टाइप का हो सकता है। ये जानबूझ के मैंने ये वाला डायग्राम बनाया ताकि आप लोग ये ना समझो कि क्लोज पाथ हमेशा क्या होगा? वो सर्कुलर होगा, क्योंकि अभी सर्कुलर मोशन के मुतालिक हम बात करेंगे, उसके डिफरेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्लोज पाथ बन गया। अच्छा, मानो ये जो फर्स्ट मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर किया था ए टू बी, ये जो पाथ लेंथ बनती है ए टू बी, इसको सपोज कर लो कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस इसने कवर किया, लेट सपोज ये 5 किलोमीटर। ठीक है ना? फिर बी टू सी आया, लेट सपोज इसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर सी टू डी आया, लेट सपोज कि इसने यहाँ पर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर ये डी टू क्या आया? ए आया, मान लो यहाँ पर भी इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो बेटा अगर मैं इसका यहाँ पर क्या निकालूं? डिस्टेंस, तो ये जितने भी
टोटल डिफरेंट डायरेक्शंस में कह लो कि इसने मूव किया, तो उन तमाम पाथ्स की लेंथ को ऐड कर दो कि इसने टोटल इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, टोटल जो पाथ इसने कवर किया उसकी लेंथ कितनी बनती है। तो ये बेटा सारी लेंथ को ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाता है, देखो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये तो इसका डिस्टेंस हो गया, लेकिन यहां पर इसके मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो बेटा यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये सेम पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान कोई डिस्टेंस बचा नहीं, तो ये क्लोज पाथ बन गया। क्लोज पाथ किसी भी टाइप का बने तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वो 0 होता है। अच्छा, अब एक बात कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस याद रखिएगा, ये यूं कह लें कि मैं इसको लिख देता हूं, फिर मैं बताता हूं इसके मुतालिक कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। यानी डिस्टेंस हमेशा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक याद रखना कि आइदर ये क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इसकी मतलब मैं मिसाल ऐसे दूं कि एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, वो लेट सपोज ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से फिर इस पॉइंट तक आया। तो एक बात देखो कि आप इसमें अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, पाथ लेंथ को मेजर करोगे कि जो भी इसकी पाथ लेंथ बन रही है। अगर ये लेट सपोज 10 मीटर इसने ए से बी तक ट्रेवल किया, फिर बी से सी तक इसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर सी से डी तक इसने क्या किया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो बेटा मेरा तो इसका टोटल क्या हो गया, पाथ लेंथ, वो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, वो डिक्रीज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब ऐड करोगे तो ऐसी सिर्फ सुन लो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बन जाता है इसका डिस्टेंस 16, है ना, मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान ये डिस्टेंस है। मान लो ये इनिशियल स्ट्रेट लाइन में, यानी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ये चेंज इन पोजीशन है, स्ट्रेट लाइन में इसका ये डिस्टेंस है। अगर आप ये मेजर करते हैं और मान लो कि ये मिल जाता है 6 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 मीटर। इससे अच्छी मिसाल क्या है कि लेट सपोज एक बॉडी ए से इस पॉइंट बी तक आता है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, फिर ये बी से रिटर्न इसी लाइन पे आ जाता है, और मान लो यहां पर सी पर आकर ये स्टॉप हो जाता है। ए से कहां गया, बी पर, बी से कहां आया, सी पर। जब ये ए से बी पर गया था तो इस पाथ को उसने मान लो जो कवर किया था, इसकी लेंथ बनती है 10 मीटर। अब ये जो बी से कहां आया, सी पर, इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया मान लो ये 6 मीटर, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया इसका, गौर करो। टोटल पाथ लेंथ ये हो गया कि ये जो ए से बी तक गया, ये जो पाथ है इसकी लेंथ, प्लस ये रिटर्न बैक इसी लाइन पे आया सी तक, इसकी लेंथ। तो टोटल ये जो पाथ लेंथ हो जाएगा 10 + 6 16 मीटर हो जाएगा। ये तो इसका हो गया क्या, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखो, जब ये ए से बी तक गया था तो कंटिन्यू डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था, जब ये सेम लाइन पे रिटर्न बैक हुआ तो बेटा मेरा जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इन स्ट्रेट लाइन वो कितना बन रहा है या कितना बच रहा है, इसको मेजर करोगे तो बेटा ये 4 मीटर बच रहा है। तो एक लिहाज से देखें तो ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज हुआ था, उसके बाद क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। लेकिन डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो कि जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। रीजन कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन्हीं मिसालों में से मैं आपको मतलब एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे मौजूद है, समझने के लिए काफी है वो, कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब देखो ये वाली जो मतलब एग्जाम्पल थी, ये वाली एग्जाम्पल, इसको देखो, बॉडी ए से कहां गया, बी पर, फिर बी से कहां आया, सी पर। तो डिस्टेंस तो कंटिन्यू, वो पाथ लेंथ इंक्रीज हो रहा है। अब टोटल वो डिस्टेंस को आप ऐड करते हैं अर्थमेटिक तरीके से या ज्योमेट्रिक तरीके से, सॉरी हाँ, जो अर्थमेटिक तरीके से या फिर अलजेब्रिक तरीके से।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या कहानी है, सुनो, ये ए से बी तक गया, ठीक है ना, और उसके बाद जब ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेट सपोज ए से बी तक d1, ठीक है ना, और ये वापस रिटर्न बैक आया बी से ए तक, तो बेटा मेरा ये डिस्प्लेसमेंट के सेंस में ये सेम इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर ऑफ डी बन जाएगा, क्योंकि डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो किसकी डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन है, इसलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अगर इन तमाम बातों को मैं सिंबल्स में बताना चाहूं तो बेटा डिस्टेंस का सिंबल एस है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डी है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी दो पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस है ना, तो यहां से समझ लो कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, देखो ए और बी, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या है, वो ज्यादा है, चाहे आप इस पाथ को देखो या इस पाथ को देखो या फिर ये तीसरे वाले पाथ को देखो, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, और डिस्टेंस के मुकाबले में डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें अब एक चीज और क्या बोल सकते हो, और ये बोल सकते हो कि एक कंडीशन है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, हम तो बता रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये कब बराबर होंगे, अगर ये मतलब कंडीशन पूछी जाए, तो बेटा याद रखिएगा, इफ अ बॉडी मूव्स इन या अलोंग क्या, स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी कहां मूव करे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, ठीक है, तो if a body move along straight line, then distance, ऐसे लिख देता हूं, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, ठीक है ना। अब इसमें एक थोड़ी सी मतलब जो है ना, ये करता हूं कि एक डायग्राम से बता देता हूं कि बेटा ये बॉडी ए से ये बी तक मूव करके जाता है, लेट सपोज कि ये ए से बी तक जो मूव करके गया, ये गया एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ए से बी तक, ये ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में, पाथ ही इसका यही है, रियल या ओरिजिनल पाथ जो मर्जी कह लो, कि इसका पाथ ही यही है, तो ए से बी तक मूव करके गया, तो बेटा पाथ लेंथ भी यही बना, और मिनिमम डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान होता ही स्ट्रेट लाइन में है, तो अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है कब इक्वल होता है, तो आप बता सकते हो कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अच्छा, इसमें अब कंपैरिजन में एक बात कोई पूछे कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो, तो कहना कि इन जनरल कंडीशन जिसमें तमाम बातों को हम इंक्लूड करके बात करें, तो रेशो बिटवीन डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट आइदर और इक्वल टू वन और ग्रेटर टू वन, क्योंकि डिस्टेंस देखो ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ऊपर हमेशा एस की वैल्यू या तो डी के बराबर होगा या डी से बड़ा होगा, तो ये रेशो हमेशा एक के बराबर या इक्वल टू वन होगा या ग्रेटर देन क्या होगा, वन। अगर इसी रेशो को रिवर्स करके पूछे मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, ये लेस देन एंड इक्वल टू वन होगा। तो ये है मतलब वो चंद बातें, खास बातें जिसका ख्याल रखना होता है आपने। अब चलें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हम डिस्कस करते हैं इसको, डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो कि लेट सपोज ये मैंने 3 सर्कुलर पाथ बना दिए, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पे चौथी की भी बात कर लूंगा कि अच्छा इसको मैं एक्स और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड भी कर देता हूं, ठीक है। मान लो कि इस तरह से मैंने, अच्छा एक बॉडी ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसमें किस तरह की बात की जाती है मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज बॉडी ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके मान लो पॉइंट बी पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट केस में ये कंसीडर कर लो कि बॉडी ए से मूव करके इस पॉइंट तक आया, इसको मैं लेता हूं बी, यहां पर मैंने स्टॉप करवा दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी को कहता हूं ए से, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जो है इस पॉइंट पे लाके रोकता हूं, जिस पॉइंट को कहता हूं क्या, लेट सपोज ये भी पॉइंट में फाइनल है, तीनों जगहों पर इसको कहता हूं बी, ठीक है। और यहां पर अब देखो, अगर बॉडी ये ए से बी तक मूव करता है, एक बात तो देखो इसका सेंटर के साथ एंगल कितना बना, 90, ठीक है ना। अगर इस केस में आपसे डिस्टेंस पूछे तो दो तरीके से बता सकते हो, लेकिन पहले अभी जो तरीका मैं बता रहा हूं कि एक सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस यानी पाथ लेंथ क्या होता है। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कल है, अगर मैं इसके पूरे सर्किल के पाथ की लेंथ, मतलब सर्कुलर पाथ की लेंथ आपसे पूछूं कि ये पूरे सर्कुलर पाथ की लेंथ क्या है, तो पता है आप इसको सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। अगर बॉडी ने यहां मूव किया ए टू बी, तो समझ लो सर्किल के सिर्फ इतने पोर्शन को इसने कवर किया, और ये पोर्शन क्या है, ये सरकमफेरेंस का क्वार्टर है, पूरे सर्कुलर पाथ का ये क्या है, क्वार्टर पोर्शन है जो इसने कवर किया। तो इसके लिए आप क्या बताओगे कि भाई इसने जो सरकमफेरेंस पे यानी सर्किल के लोकस पे जो डिस्टेंस कवर किया वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 पाई आर बाई 4, ठीक है ना। वजह कि 2 पाई आर बाई 4 क्यों, कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 ये क्वार्टर है, ठीक है ना। तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2। यहां पर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड वाले डायग्राम में, तो ये बॉडी का टोटल डिस्टेंस है जो इसने कवर किया है सरफेस के ऊपर, यानी सर्किल का इतना पोर्शन कवर किया। तो सरकमफेरेंस पे इसका डिस्टेंस क्या लिखोगे, इसका डिस्टेंस क्या है, तो एस इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल को इसने कवर किया, तो इसको 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो बेटा ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इसने ये पोर्शन सर्कल का कवर किया है, ये वाला, ठीक है ना, ये पोर्शन, ठीक है, और प्लस ये पोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बताओगे, क्या चीज, सरकमफेरेंस पे ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस कवर हो रहा है यहां से पूरा यहां तक, ये पूरी लेंथ कितनी है। खैर दो तरीके से बता सकते हो, मैं यहां पर इसके लिए क्या बोल दूं कि देखो ये क्या था, टोटल 2 पाई आर, और ये क्या था, इसको अगर देखो
अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। एस इज इक्वल टू, एक तरीका तो ये इसको मेजर करने का क्या है कि आप पहले इस वाले पोर्शन का सरकमफेरेंस देख लो। तो इस वाले पोर्शन का सरकमफेरेंस क्या होता है, इस वाले पोर्शन का सरकमफेरेंस होता है पाई और आर, प्लस बाद में इस क्वार्टर वाले को देखकर ऐड कर दो। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा मुझे आसान लगता है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कितना है भाई, क्वार्टर है। ये वाला जो पोर्शन है क्वार्टर है, क्वार्टर के लिए हमने यहां पर निकाला है पाई आर अपॉन टू। तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, पाई आर प्लस पाई आर अपॉन टू। तो ये टोटल सरकमफेरेंस पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। टू एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा टू पाई आर और प्लस में पाई आर, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा थ्री पाई आर अपॉन टू। ये आ गया इन डिफरेंट केसेस में जो आपके सामने नजर आ रहा है। सिर्फ मैंने अभी डिस्टेंस कवर कैलकुलेट किया बेटा मेरा, याद रखना सरकमफेरेंस पे, ठीक है। ये इन डिफरेंट केसेस में सिर्फ मैंने क्या है, डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है। अच्छा यहां पर ना इस डिस्टेंस को देखो, ये जो पोर्शन था ये वाला टोटल, देखो अगर कोई बॉडी सरकमफेरेंस के ऊपर पूरा एक सर्कल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले, तो बेटा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पे वो उसका डिस्टेंस टोटल कितना बन जाता है, ये डिस्टेंस बन जाता है टू पाई आर, है या नहीं। अच्छा इसमें अभी इसने कितना कवर नहीं किया था, यानी कि इसमें ये वाला पोर्शन जो है, मान लो कि ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, टोटल में से माइनस कर दो। और एक पोर्शन का भी आपने क्या देखा था यहां पर, यानी ये जो पोर्शन था कौन सा, क्वार्टर वाला, ये इसका आया था पाई आर अपॉन टू। तो इसमें से ना आप कर सकते हो क्या, माइनस पाई आर अपॉन टू। एक तरीका ये हो सकता है कि टोटल टोटल सरकमफेरेंस में से आप इस वाले को माइनस कर दो तो रिमेनिंग आ जाएगा। अब बेटा यहां पर आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा फोर पाई आर माइनस पाई आर। जब आप क्या करोगे, जब आप इसको टू को एलसीएम लोगे तो यहां पर भी आ जाएगा थ्री पाई आर अपॉन टू। और ये रिजल्ट बिल्कुल यही वाला रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये देखो ये वाला रिजल्ट अपना, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट। तो ये दो तरीके हैं, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा तो यकीनन ये बात आपके समझ में आ जाएगी। अच्छा अगर एक बॉडी क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे अपने एक सर्कल को कंप्लीट करता है, मतलब क्या है, मानो कि इस पॉइंट ए से चला, ठीक है, इस पॉइंट ए से चला और एंटी क्लॉकवाइज में ये रिवॉल्व करते हुए कहाँ आ गया, पॉइंट ए पर। तो बेटा अब इस केस में इसका जो पाथ लेंथ है, यानी पूरा सर्कुलर पाथ है, और ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा किसके बराबर, इसका डिस्टेंस आ जाएगा टू पाई आर के बराबर। अच्छा मैंने हर जगह पे अभी जो बात की है याद रखना, मैंने डिस्टेंस की बात की है हर जगह पर। अब आओ पहले केस में, अगर यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता तो यकीनन डिस्प्लेसमेंट में बेटा मैं क्या बताता, ये इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, ये जो है यानी ये डिस्टेंस होता इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन। पहले वाले केस में, क्वार्टर वाले केस में, जब बॉडी मूव करके जाता है ए टू क्या बी, तो यहां पर मैंने डिस्टेंस तो ये कैलकुलेट करवाया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते, तो यहां पर बेटा ये डायग्राम देखो, देखो असल में क्या है, मैं इसके सेंटर को ओ कह देता हूं, ये ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है जो मेजर करना है। तो ये क्या है, ये देखो सर्कल का रेडियस है ओ से ए तक, तो ये भी क्या है ओ से बी तक, ये भी रेडियस है। तो यहां पर ये एक्स और वाई एक्सिस है असल में, सर उस डायग्राम में देखो,
सर्कुलर पाथ के अंदर, तो ये वाला एंगल कितने का बन गया, 90 का। यहाँ पर सिंपल जानते हो आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनियस 90 के सामने और परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम, इसमें मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि ये जो है, और ये हाइपोटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इस डायग्राम में, और यहां से स्क्वायर हटाओगे बेटा, यहाँ रूट लगा दोगे, टू तो रूट से बाहर नहीं आएगा, आर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया √2r। तो इस केस में ये इसका डिस्टेंस है ए टू बी क्वार्टर ऑफ द सर्कल का, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अच्छा इस केस में आ जाओ, इस केस में, इसमें हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस तो हम निकाल के हमने रखा है। देखो अगर यहां पर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करूं मैं, इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे निकाल लो, सिंपल। डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन में, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेटा ये सर्किल का क्या है, डायामीटर। तो चलो मैं अगर लिख दूं कि यहाँ पर ये क्या है, डायामीटर है, क्या, डिस्प्लेसमेंट, और डायामीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ क्या है, रेडियस है। तो इस केस का ये क्या बन जाएगा, इस केस का ये आ गया, अल्लाह भला करे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस है सेमी सर्कल का, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में डिस्टेंस तो ये रहा, मेजर किया हुआ है, ये दूसरे तरीके से भी मैंने मेजर करके बताया था, लेकिन अब क्या कहानी है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये यहाँ का इनिशियल और फाइनल पॉइंट का लीस्ट डिस्टेंस होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में, यानी ये डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन में, लीस्ट डिस्टेंस होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। याद रखना ये जो क्वार्टर वाला है और ये जो 3/4 वाला है, यानी ए से बी यहां तक का बॉडी जो मूव करता है, इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। और इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे निकलेगा, जो यहाँ पर हमने क्या किया है, निकाला है। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो क्या, इस यही आएगा, b = √2r। और अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें कि बॉडी अगर कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है, रिवॉल्व करता है, तो बेटा मेरा वहां पर तो उसका सरकमफेरेंस पाथ लेंथ या कह लो डिस्टेंस, वो तो होगा 2πr। और यहाँ पर बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी देखो ये भी क्लोज पाथ बन गया, तो इस क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, वो 0 आ गया। तो एक तो ये सर्कुलर पाथ के रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वो बात करता है, तो इसको जरा सही से देख लेना, इसको याद कर लेना। अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन इन SHM। इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एग्जाम्पल में पेंडुलम ही ले लेता हूं मैं। लेट सपोज कि ये पेंडुलम का थ्रेड है, ये पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, ये पेंडुलम का बॉब है। पेंडुलम जब स्विंग करता है तो अपने लेफ्ट या राइट अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक एक जाता है, और फिर वहां से वापस मेन पोजीशन पे आता है। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, इसमें मैं बस एक आइडिया देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि रफ डायग्राम ही सही मैं आपको बना के दूं। अच्छा देखो, अपने मीन पोजीशन से, ये इसका मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम कहलाता है, मैं इसको ओ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम है। ये लेफ्ट, ठीक है ना, या राइट अपने एक्सट्रीम तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है बेटा, उसको मैं एम्पलीट्यूड बोलता हूँ, या तो x0 से रिप्रेजेंट करता हूँ या a से। अच्छा लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे ये x0 या एम्पलीट्यूड a क्या होता है, इक्वल। अगर यहां पर मैं बात करूं 4 1 कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है,
और एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए मुझे बताना क्या है, ये भी बात ध्यान में रखो। इसका डिस्टेंस बताना है और बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। अच्छा, एक वाइब्रेशन कहीं से भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि आप इस एक्सट्रीम पॉइंट से देखते हो, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट कब कंसीडर करोगे कि ये इस एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाए, बेटा ये हो गया हाफ वाइब्रेशन, और फिर ये बैक होकर दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो इसका एक वाइब्रेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस दौरान टोटल कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, पाथ लेंथ याद रखना जहन में। तो बेटा मेरा जब ये मूव करेगा तो सबसे पहले ये मीन पर आएगा, कहां से, यहां से मीन पर आएगा। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, एक्स नॉट। ठीक है। फिर उसके बाद ये मीन से कहां जाएगा, दूसरी तरफ एक्सट्रीम पर। फिर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स नॉट। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो क्या होगा, एक्सट्रीम से मीन पर बैक आएगा। फिर इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एक्स नॉट। फिर उसके बाद इस एक्सट्रीम से ये दोबारा यानी अपने दूसरे एक्सट्रीम तक आएगा। तो बेटा इसका एक वाइब्रेशन ये हो गया कंप्लीट, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया टोटल कितना, 4x नॉट। ठीक है, ये उसका हो गया डिस्टेंस जो इसने किया कवर। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने ये कहा था कि मैं इसको एक्स नॉट या ए से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं इसको ना एम्पलीट्यूड को क्या बोलूं, ए बोलूं, तो बेटा याद रखना कि ये 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की कहानी क्या है, ये इनिशियल पॉइंट था, यहां से चला दूसरे एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस आ गया, तो बेटा ये टोटल इसका एक क्लोज पाथ बन गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 0। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ये हमने क्या बात की थी, कि कौन सी कंडीशन में कह लो, कि फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन की बात की। अगर मान लो कि इसमें मैं बात करता किसकी, हाफ वाइब्रेशन की। ठीक है, जैसे मर्जी लिख दूं। अब हाफ वाइब्रेशन को कैसे, डायग्राम से पहले समझ लो कि लेट सपोज आप एक्सट्रीम से देखते हो, तो बेटा ये एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा ना, तो इसका हाफ वाइब्रेशन होगा। ये वापस जब ये आता है अपने इनिशियल पॉइंट पे, तो इसका वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। तो हाफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, कि ये एक एक्सट्रीम से अगर देखना शुरू कर रहे हो तो दूसरे एक्सट्रीम तक देखो, तो इसका हाफ वाइब्रेशन होगा। तो इस कंडीशन में इसके डिस्टेंस को क्या बोलोगे, इसके डिस्टेंस को ये बोलोगे कि यहां से ये मीन तक आया। ठीक है, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स नॉट, प्लस फिर ये मीन से कहां गया, दूसरे एक्सट्रीम तक गया, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स नॉट। तो टोटल इसका डिस्टेंस कितना कवर हो गया, एक्स एस यानी 2x नॉट के बराबर। ठीक है, फिर वही बात कि अगर आपने एम्पलीट्यूड को a बोला है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हाफ वाइब्रेशन में डिस्टेंस 2x नॉट या 2a। अगर मैं यहां पर हाफ वाइब्रेशन में यानी इस वाले केस में, ये जो हाफ वाइब्रेशन का केस है, ठीक है, इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जरा और से देखना कि यानी, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि मीन से अगर हाफ वाइब्रेशन देखते हो किसी भी एक एक्सट्रीम की तरफ यानी किनारे की तरफ देखो, तो बेटा ये यहां गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर यानी डिस्टेंस कवर हुआ, और ये वापस आया यहां पर। ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, ये मतलब जो इसका ये टोटल डिस्टेंस है, पाथ लेंथ, वो यही बनेगा, एक्स नॉट जाने में और एक्स नॉट आने में। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक फर्क आ जाएगा कि अगर मीन से देख रहे हो ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। मीन से अगर देख रहे हो हाफ वाइब्रेशन, तो यहां पर इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो यही रहेगा। लेकिन जब आपने एक्सट्रीम से देखा था, यहां से देखा था, तो बेटा ये हाफ वाइब्रेशन में डिस्टेंस तो इसका ये है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 2a या 2x नॉट के बराबर आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं कि ये यहां से यहां तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो लेकिन याद रखना, ये वाले डिस्प्लेसमेंट की हाफ वाइब्रेशन में बात करेंगे जब आप बॉडी को हाफ वाइब्रेशन के लिए कहां से देखते हैं,
एक्सट्रीम वाले पॉइंट से। अब एक्सट्रीम वाले पॉइंट से मुराद यहां से देखा तो यहां तक, ठीक है ना, ये हाफ वाइब्रेशन है। या फिर आपने क्या किया, एक्सट्रीम वाले पॉइंट को यहां से देखा तो यहां तक, ये इसका हाफ वाइब्रेशन है। लेकिन बेटा मेरा मीन से देखोगे तो हाफ वाइब्रेशन ये है कि एक्सट्रीम से जब ये पलट कर वापिस आएगा बैक अपने मीन पर, तो इसका ये हाफ वाइब्रेशन यहाँ कंप्लीट होगा। बाकी हाफ वाइब्रेशन ये इधर जाएगा फिर वापस पलट के आएगा, तो इसका पूरा कंप्लीट एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लेना है, जब मीन से देख रहे हो तो 0 लेना है, और एक्सट्रीम से देख रहे हो तो क्या लेना है, ये लेना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हाफ वाइब्रेशन की हमने बात कर ली, पेंडुलम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बेटा किसमें, क्वार्टर वाइब्रेशन की। किसकी, क्वार्टर वाइब्रेशन की। अगर आप क्वार्टर वाइब्रेशन की बात करते हैं तो मीन से या एक्सट्रीम से कहीं से भी देखोगे तो 1/4 ऑफ द वाइब्रेशन आपको देखना है, क्वार्टर ऑफ द वाइब्रेशन है। तो मीन से देख रहे हो तो ये देख लेना एक्सट्रीम तक, है ना, या फिर इधर एक्सट्रीम तक देख लेना। ठीक है, मीन से अगर देख रहे हो तो दोनों में से किसी एक साइड। अगर आप एक्सट्रीम से देख रहे हो तो क्या करना, यहां से मीन तक देख लेना, ये क्वार्टर है, वाइब्रेशन का 4th पार्ट है। या फिर इस एक्सट्रीम मीन से देख रहे हो तो यहां तक देख लेना, या इस एक्सट्रीम से इस तरफ आते हुए देख रहे हो तो यहां तक देख लेना। तो क्वार्टर में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्वार्टर में जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो सिर्फ x0 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्वार्टर में वो भी क्या हो जाएगा, x0 के बराबर या a के बराबर। उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही मानो, यानी इस पाथ को ऑलमोस्ट क्या मानो, स्ट्रेट लाइन मानो कि ये पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमने कंडीशंस में कंप्लीट कोशिश की है कि मतलब, और इसके अलावा पता है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मुख्तलिफ टाइप के डायग्राम्स बनाकर जर्नल, यानी कि अलग अलग टाइप के सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ग्राफ पे बना दे, है ना। कोई कहे बॉडी नॉर्थ की तरफ इतना किलोमीटर जाता है, फिर साउथ की तरफ जाता है, फिर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान आपको डिस्टेंस और क्या कह दे, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा थोड़ा सा उस डायग्राम को, उस सिचुएशन को समझकर आप क्या कर सकते हैं, आराम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, यानी कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप आराम से जो है ना किसी भी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर भी कर सकते हो, इन दोनों का रेशो भी निकाल सकते हो। यानी कि कहीं पर ना यानी एक मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछे तो बेटा उन दोनों को क्या करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालना और डिवाइड करके एक दूसरे के लिहाज से क्या बता देना, रेशो बता देना। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है वो किस तरह में, मतलब क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो एक बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि एक बॉडी ने कितना मूव किया, इनिशियल इस पॉइंट से हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इस पॉइंट तक मूव किया, यानी ये पाथ इसने सर्कमफेरेंस पे कवर किया। ठीक है, अब कहता है यहां तक, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताओ, यानी रेशो डिस्टेंस टू क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है ना, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बेटा मेरा हाफ सर्किल में अभी हमने पढ़ा है डिस्टेंस सर्कमफेरेंस पे पाई आर कवर होता है, और डिस्प्लेसमेंट ये होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और ये किसके बराबर था, ये था 2r के बराबर। तो यहां पर रेशो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर r और r कैंसिल हो गया, ऊपर बचा पाई, नीचे बचा 2। तो ये डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या बच गया, क्या आ गया, ये आ गया डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो। तो कभी भी किसी एक पाथ के लिए ना वो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो आपसे पूछे तो बेटा इस तरह आप उसमें क्या बता सकते हो, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो बता सकते हो। तो हर जगह देखो, मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हर कंडीशन में हमने डिस्टेंस और क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है। अगर एक ही कंडीशन में, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल यहां पर आप लोगों को दिया है ना, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस का, अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो पूछो तो डिस्टेंस देखो इस पाथ के लिए और डिस्प्लेसमेंट देखो, और दोनों को डिवाइड करके उसका क्या बता दो, रेशियो बता दो।
स्पीड क्या होता है भाई, ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि हम कैसे निकालते हैं, हम दो पॉइंट के दरमियान जो बॉडी मूव कर रहा था, अभी हमने जो डिटेल में पढ़ा, हम उन दोनों पॉइंट के दरमियान बॉडी का टोटल क्या निकाल लेते हैं, पहले डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, और डिवाइड कर देते हैं बेटा मेरा इसको इससे, टाइम से, ठीक है। और वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को। वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जो भी है और जितनी देर में वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उसको उस टाइम से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं। ये स्पीड का सिंबल v है, टोटल डिस्टेंस s है, और इसको टाइम से डिवाइड कर देना। वेलोसिटी का सिंबल भी v, एरो चूंकि ये वेक्टर है वो स्केलर है, और ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, तो ये आ जाता है d अपॉन क्या, t। बहरहाल दोनों का यूनिट बेटा मीटर पर सेकेंड है, और डायमेंशन क्या है, मतलब लेंथ मीटर, और एल अपॉन टी या एल टी इनवर्स। ये तो खैर ऐसे ही याद दिला दिया, इन सब बातों को आप अच्छी तरह जानते हो। आगे की बात करता हूं, ठीक है ना। असल में होता क्या है कि अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होती है। असल में यहाँ पर ना मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि जिसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो क्या, एवरेज स्पीड की, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, एवरेज स्पीड को, ठीक है। ये बात जहन में रखो कि ये एवरेज स्पीड में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो एवरेज स्पीड है इसके लिए हम क्या करते हैं पता है, कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं वी एवरेज, ठीक है, और फिर हम कहते हैं भाई टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम, ठीक। अब उस टोटल डिस्टेंस को फिलहाल मैं एस लिख रहा हूं, ठीक है, और टोटल टाइम को मैं टी। ये दो पॉइंट के दरमियान जो भी डिस्टेंस और हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आ रहे हैं इसको कहते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक है। मैं स्पीड में जिस बात की तरफ आना चाह रहा हूं वो ये है कि होता ये है, स्पीड में मैं एक केस असल में आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं, और वो केस क्या है कि इफ दी स्पीड में, एक मैं आपको ना यानी याद रखने के लिए केस बना रहा हूं, इफ दी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑब्जर्व इन, अब ये बात समझने की कोशिश करना बेटा मेरा, ऑब्जर्व इन इंटरवल, है ना, ये असल में इसका बहुत एक अहम कॉन्सेप्ट है। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि लेट सपोज एक बॉडी ए से बी तक मूव करती है लाइक दिस, ठीक है ना, ए से बी तक मूव करती है लाइक दिस। ये बॉडी ए से मूव करके कहाँ गई, बी तक, लेकिन आपने इसको ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व कैसे किया, आप पहले पता है क्या करते हैं, ए से इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट तक फिर डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं, फिर इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह ना इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके टोटल डिस्टेंस को इस तरह ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, फिर पहले डिस्टेंस का आप टाइम, फिर दूसरे डिस्टेंस या इंटरवल का आप टाइम,
तीसरे इंटरवल का आप टाइम, यानी इसको मैं कह रहा हूं कि आप बॉडी के टोटल डिस्टेंस को और टाइम को इंटरवल्स में देख रहे हो। किसमें देख रहे हो? इंटरवल्स में देख रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम ट्रेन या बस वगैरह पे सफर करते हैं, अब लॉन्ग रूट पे जैसे एक शहर से दूसरे शहर पे जाते हैं, तो होता क्या है, वो मतलब डायरेक्ट नॉन स्टॉप नहीं जाती वो गाड़ियां। पहले यहां से मान लो कि ट्रेन पे हैदराबाद पे जाके गाड़ी रुकी, एक डिस्टेंस एक इंटरवल में आपने देखो ये कवर कर लिया, आपने डिस्टेंस भी नोट कर लिया, इसका टाइम भी नोट कर लिया। फिर वो हैदराबाद से आगे बढ़ी, किसी और स्टेशन पे जाके रुकी, फिर आपने वो डिस्टेंस कवर कर नोट कर लिया और उसका टाइम नोट कर लिया। फिर उसके बाद उस स्टेशन से आगे जाके किसी और स्टेशन पे रुकी ट्रेन, आपने उस डिस्टेंस को, अब फाइनल डेस्टिनेशन मान लो अगर लाहौर था, तो इस तरह डिफरेंट स्टेशन से होते हुए लाहौर तक गाड़ी पहुंची, तो आपने क्या किया कि हर मतलब स्टेशन तक के डिस्टेंस को और टाइम को अलग अलग नोट किया, और फिर टोटल डिस्टेंस आप देखो तो वन गो में डायरेक्ट आपने जो है ना, वो ना तो डिस्टेंस नोट किया ना टाइम किया। इसको कहते हैं इंटरवल। बस उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, मैं इंटरवल समझाना चाह रहा था। तो इस तरह के केसेस में अगर आपकी ऑब्जर्वेशन हो तो बेटा मेरा, आप फिर एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो इन जर्नल एवरेज स्पीड को अगर फॉर्मूले के लिहाज से देखो, तो आपने क्या बोला था, याद करो, आपने बोला था टोटल डिस्टेंस बाय क्या, टोटल टाइम। तो बेटा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, आपने जितने इंटरवल्स में आपने इसको डिवाइड किया था ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, मान लो वो ये लास्ट वाला nth ऑब्जर्वेशन थी या इंटरवल था, तो हर इंटरवल के टाइम डिस्टेंस को आपने नोट किया और इसको ऐड करके ए टू बी फाइनल टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया। इसी तरह पहले इंटरवल का टाइम था बेटा मेरा T1, दूसरे इंटरवल का टाइम था T2, तीसरे इंटरवल का टाइम था T3, और ये आपने लास्ट इंटरवल तक के क्या कर लिया, ये नोट कर लिया टाइम। तो बेटा ये एक एवरेज फॉर्मूला है, याद रखना, यानी कि ये जर्नल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट दी एवरेज स्पीड बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब ये जो जर्नल फॉर्मूला है, इसको हम कुछ स्पेशल जो है ना, यानी कि देखो इसको मोस्ट कॉमनली मैं एक बात बताऊं कि ये जो एवरेज स्पीड है, आप क्या करते हो, आप ये करते हो ना कि इसको जो हम पढ़ रहे होते हैं, डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, एवरेज स्पीड को कहते हैं यार इनिशियल टू फाइनल टोटल डिस्टेंस देखो और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो यही जो टोटल डिस्टेंस है ना आपका, इंटरवल में पढ़ा है तो ऐसे निकलेगा, और यही जो टोटल टाइम है ना आपका, इंटरवल में पढ़ा है आपने ऑब्जर्व किया है तो ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक जर्नल फॉर्मूला। अब इसमें एक मैं आपको दो कंपैरिजन में केसेस बता रहा हूं कि मैं यहां पर ना फॉर द कन्वीनियंस यानी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं सिर्फ टोटल पाथ में कितने इंटरवल्स की बात कर रहा हूं, दो इंटरवल की बात कर रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला हमें आसानी से समझ में आए। मैं टू इंटरवल्स की बात कर रहा हूं। टू इंटरवल से क्या मुराद है कि अगर एक बॉडी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करती है, लेट सपोज वो ए टू बी लाइक दिस, कि ये मूव करती है ए टू बी, ठीक है। अब दो डिफरेंट कंडीशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। वो डिफरेंट कंडीशन क्या समझाना चाह रहा हूं कि बॉडी ए से बी तक अगर मूव कर रही है, आप हो सकता है इसके दो इंटरवल की बात कर रहा हूं, आप दो इंटरवल इस तरह से बनाएं कि इन दोनों इंटरवल में ये जो डिस्टेंस है, आप इसको इक्वल रख के दो इंटरवल को डिवाइड कर दें। यानी टोटल डिस्टेंस का एक इंटरवल में उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया और दूसरे इंटरवल में उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया, यानी ए टू बी टोटल डिस्टेंस को अगर दो इंटरवल में आप टू इंटरवल में डिवाइड कर रहे हो, तो वो दोनों इंटरवल आप क्या बना रहे हो, बिल्कुल इक्वल इक्वल दोनों इंटरवल बना रहे हो। अब इससे क्या है, अब यहां पर एक कंडीशन याद रखना कि पहले और दूसरे इंटरवल का टाइम यहां पर आप कह रहे हो कि ये इक्वल नहीं है ना। वजह क्या बताना, या वजह क्या होगी कि हो सकता है कि पहले इंटरवल में उसकी स्पीड रही हो मिसाल के तौर पे 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और दूसरे इंटरवल में उसकी स्पीड रही हो 60 मीटर पर सेकेंड। असल में ये मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों इंटरवल में उसकी स्पीड थी अलग अलग, 60 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ क्या है, डिस्टेंस तो दोनों इंटरवल में इसने इक्वल कवर किया है, लेकिन एक में थोड़ा सा स्लो और दूसरे में थोड़ा सा फास्ट उसने मतलब मूव किया।
तो मे बी या मुमकिन है कि मतलब एक में ज्यादा टाइम उसने मतलब कंज्यूम या यूज किया होगा और दूसरे में उसके कंपैरिजन में कम टाइम। अच्छा, ये केस ऐसे भी हो सकता है या हो सकता था कि बॉडी ए से बी तक जैसे ये मूव करके आई ए से बी तक, ये इसका एक डिस्टेंस है जो इसने कवर किया, फिर ये इसी लाइन पे सेम लाइन पे रिबॉन्ड में बैक हो जाती है और दोबारा बी से कहाँ आ जाती है, वो ए पर आ जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो जाने का और आने का सेम डिस्टेंस है। मान लो ए आपका घर है और बी आपके लिए कोई भी एक प्लेस है, यानी आपके लिए कोचिंग है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहां आप जाते हैं फिर वापस घर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो बेटा जाने और आने में तो आपने डिस्टेंस इक्वल कवर किया। मान लो आप खुद ड्राइव भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि टाइम भी आप इक्वल कर मतलब कंज्यूम करते हो या यूज करते हो? तो ऑब्वियस है कि ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है कि किसी वक्त जाते वक्त ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हो, आने में आसानी होती है, ट्रैफिक के मामला की वजह से कह रहा हूं कि कम टाइम कंज्यूम करते हो। तो बेटा मेरा, तो यहां पर S1 और S2 जाने और आने के लिए डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन बेटा मेरा यहाँ पर T1 और T2 के इक्वल होने के चांसेस बहुत कम है, रेयर है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ट्रैफिक का मामला नहीं है, आपको मतलब बाज़ औक़ात जाने की जल्दी है, आप फास्ट मूव करके जाते हो, आपकी स्पीड ज्यादा रखते हो आप गाड़ी की, वापसी में आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम आराम से आते हो, डिस्टेंस तो सेम कवर करते हो, लेकिन टाइम डिफरेंट हो गया। तो बहरहाल ये एक केस है, इसको हम अभी देखेंगे कि इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। मैं इसको कह देता हूं कि ये केस नंबर, स्पेशल केसेस में कहता हूं नंबर 1। वैसे तो 3-4 केसेस बन जाते हैं। इसमें 2 पॉइंट के दरमियान आपने डिस्टेंस को 2 इंटरवल में यानी डिवाइड करके ऑब्जर्व किया और दोनों डिस्टेंस वाला इंटरवल इक्वल रखा था, और बेटा मेरा और टाइम वाला जो इंटरवल है वो डिफरेंट था, यानी टाइम डिफरेंट था। ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा केस है, मैं फॉर्मूला यही नीचे ड्राइव कर दूंगा, पहले मैं चाहता हूं इन केसेस को आराम से आसानी से आपको समझा दूं। अच्छा, सेकंड केस क्या है सुनो। अगर एक बॉडी ए से बी तक मूव करके जाती है ना, ए से बी तक मूव करके जाती है, होता है सच सिचुएशन क्या है, उसने आपने इसको 2 इंटरवल में डिवाइड किया और स्टडी किया, आपने इन दोनों इंटरवल का क्या किया है, टाइम इक्वल लिया है। यानी ये फर्स्ट इंटरवल अगर यहां से यहां तक है, इस पॉइंट तक मान लो, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी दे देता हूं, पी नाम दे देता हूं, ए से पी तक, तो उसने जो टाइम यहां से यहां तक कंज्यूम किया या यूज किया, एक्सपेंड किया, सेम टाइमिंग में वो क्या हुआ, कहां चला गया, पी से बी। लेकिन यहां पर इन दोनों इंटरवल में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो बेटा डिफरेंट है। तो ये केस देखो पिछले से अपोजिट बन रहा है, यहां पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है दोनों इंटरवल का, टाइम इक्वल है। बातों का तो ऐसा भी होता, फिर अगेन वही वाली बात है कि हो सकता है कि दोनों जगह पे आपकी क्या है, स्पीड मुख्तलिफ रही होगी। इस पहले वाले पोर्शन में लेट सपोज आप अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं या किसी गाड़ी पे मूव कर रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन में स्पीड आपकी कितनी रही है, 70 मीटर पर सेकेंड, और ये दूसरे वाले केस में आपकी स्पीड कितनी रही है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। हुआ क्या है कि पहले वाले में आपने दूसरे वाले में डिस्टेंस डिफरेंट कवर किया, लेकिन आपने टाइम दोनों में इक्वल कंज्यूम किया, तो ये दूसरा केस बन जाता है। ये स्पेशल केस में बात कर रहा हूं कि ये स्पेशल केस में ये सेकंड केस बन जाता है, ये बन जाता है केस नंबर 2। और याद रखना 2 इंटरवल के लिए पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं। तो इसमें क्या है, गौर करो, तो इन दोनों इंटरवल का कवर डिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों इंटरवल का टाइम टेकन इक्वल है ना। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बताऊं। केस नंबर 1 में जो आप एवरेज स्पीड निकालते हो, अच्छा एवरेज स्पीड से क्या मुराद है, अब देखो कि यहां पर एक इंटरवल में इसकी स्पीड थी v1 और दूसरे इंटरवल में इसकी स्पीड क्या थी, v2। अच्छा, इस सवाल में ये होगा ना, एक बात बता दूं कि डिस्टेंस इक्वल अनइक्वल होने की बात करेगा, टाइम के इक्वल अनइक्वल होने की बात करेगा, लेकिन दोनों इंटरवल के लिए आपको स्पीड बताएगा, याद रखो, और एवरेज स्पीड पूछेगा, यानी बताएगा दोनों इंटरवल की स्पीड v1 एंड v2। हाँ, ये जरूर बताएगा कंडीशन में कि इन दोनों इंटरवल में उसका डिस्टेंस इक्वल रहा है या अनइक्वल रहा है। और उसके बाद फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप एवरेज स्पीड बताओ। तो इस पहले वाले केस में
एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है पहले वाले केस में मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस पहले वाले केस में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है ये होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आप लोगों को याद कर लेना है। टू इंटरवल में और कौन सी कंडीशन में, टू इंटरवल में और कौन सी कंडीशन में, ये जो मैं कह रहा हूं आप लोगों ने याद कर लेना है। ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है ना, और इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, सही है। और ये जो सेकंड कंडीशन है, अच्छा ये क्या था, रिमूव हो गया एवरेज स्पीड। इस सेकंड कंडीशन में कौन सी सेकंड कंडीशन है, S1 और S2 डिफरेंट है, T1 और T2 बराबर है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है V1 प्लस V2 अपॉन 2। ठीक है, तो बेटा इस कंडीशन में ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो ये इस कंडीशन में, ये इस सेकंड कंडीशन में, ठीक है ना, एवरेज स्पीड। इसको बहरहाल प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जिसकी जरूरत नहीं है, आप इसको याद रख लो इस तरह से कि मतलब, अच्छा इसमें यही है कि जैसे ये देखो कि ये जो V1 और V2 दिया ना, ये यहां रखना V1 और V2 और कैलकुलेट कर लेना, एवरेज स्पीड आ जाएगा। कब, जब दोनों इंटरवल का डिस्टेंस इक्वल हो, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। यहां पर क्या करना है कि जैसे मैंने ये दिया है ना, दो मतलब इंटरवल के लिए स्पीड, एक V1 है और दूसरा क्या है, V2 है, ये दोनों यहां रखना और इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, ये एवरेज आ जाएगा। ये जो V1 है और ये V2 है, ये यहां रख दीजिएगा, V1 और V2, यहां पर ये एवरेज। ये कंडीशन याद कर लो, प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वैसे प्रूव करवाया जा सकता है, यानी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस ये कंडीशन याद रख लो, ये काफी है। हाँ, अगर ये लेक्चर देखते हो और आप लोग कभी डिमांड कर देते हो कि सर ये प्रूफ करवा दें, तो बेटा मैं इसको प्रूफ भी करवा दूंगा, और साथ में 3 4 5 6 इंटरवल के लिए भी इस रिजल्ट को अगर आपने बोला तो मैं वो भी आपको लिखवा दूंगा कि इन तमाम इंटरवल्स के लिए ये क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज और याद रख लो, और वो ये कि जब कोई कहे, यानी इसमें आपके जहन में एक बात आ सकती है और आ रही होगी, और वो बात ये है कि आपसे ये कहा जा सकता है ना कि ये जो इंटरवल्स हम ले रहे हैं 2 3 4, ना इसमें टाइम इक्वल हो, जैसे इस तरह की कोई बात है कि हमने दो इंटरवल की अभी बात की थी कि दोनों का टाइम इक्वल था, है ना, डिस्टेंस डिफरेंट था, या डिस्टेंस इक्वल था, टाइम डिफरेंट था, तो मैंने कंडीशन या केसेस बताए। आप कहेंगे सर दो ऐसे इंटरवल की बात करें तो जहां पर ना तो टाइम इक्वल हो और ना डिस्टेंस इक्वल हो, फिर क्या करें, तो बेटा मेरा इस तरह दो इंटरवल की बात करें, 3 की बात करें, 10 की बात करें, 50 की बात करें, तो आप इसको ऐसे इस फार्मूले को देख लेना। इसमें क्या है, ये जर्नल फार्मूला है, इसमें क्या कर रहे हो, जितने इंटरवल है सबके अलग अलग डिस्टेंस को नोट कर लेना, सबके टाइम को, और टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस नोट करके तो डिवाइड करके बता देना कि एवरेज स्पीड क्या होती है। इसमें एक बात सिर्फ याद रखना, आपको कभी ये ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रैप करने की कोशिश क्या करते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आप लोग ट्रैप मत हो जाइएगा। और वो ये कि जैसे एक बॉडी के बारे में कहता है कि A टू B इसने मूव किया, ठीक है, A टू B, और फिर ये B टू A वापस बैक आ गया, ठीक है, यानी A टू B गया और फिर ये बैक आ गया B टू A। अब कहता है, गौर कीजिएगा, आपसे कहता है कि एवरेज वेलोसिटी बताएं, तो बेटा मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या बता देना, 0। वजह, रीजन, आपने यहां पर फिर ऊपर एवरेज डिस्प्लेसमेंट लेना है और टोटल टाइम से डिवाइड करना है। तो आप एक बात बताओ, जब ये क्लोज पाथ बनाएगा यानी रिटर्न अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। स्पीड में पाथ लेंथ में एस और एस इक्वल होता है ना, और दोनों यानी कि ऐड होके 2s बन जाता है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये एक ट्रैप होता है, आप लोग इस
को जो है ना समझ नहीं पाते, वो आपसे एवरेज वेलोसिटी बोल देता है, और आप स्पीड वाला फॉर्मूला जो डिस्टेंस इक्वल वाला है वो लगा देते हैं 2v1 v2, वो जाने के लिए भी स्पीड बता देता है, वो आने के लिए भी स्पीड बता देता है, और आपके पास सब कुछ मौजूद है। आपको v1 v2 तो चाहिए दोनों केसेस में, तो v1 और v2 तो आपको बता दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया। तो स्ट्रेट लाइन में है, क्लोज पाथ में है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये जो है ना एवरेज डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। तो बेटा इसकी एवरेज वेलोसिटी को क्या बता देना, वो जीरो बता देना। ठीक है, चलो ये तो हमने बहुत डिटेल में बात कर ली किसकी, एवरेज स्पीड की, है ना। क्या रिकॉल कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि ये बताइए कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एक लिहाज से कह लें, ठीक है ना, या फिर आपसे पूछ ले कि ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो इसको कैसे, तो मैं पढ़ा नहीं रहा डिटेल में, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक मरतबा बोल के याद दिला दे रहा हूं। यूनिफॉर्म के बारे में क्या जानते हो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, यानी एक बॉडी लेट सपोज दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करती है, और वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो दो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल ए और एक फाइनल पॉइंट क्या है बी। अगर एक बॉडी ए से बी तक मूव करती है, ठीक है ना, तो मान लो पहले एक सेकंड इंटरवल, एक एक सेकंड का मैं ले लेता हूँ, ये टोटल पाथ में मैं कुछ इंटरवल्स बना देता हूँ, एक एक सेकंड, यानी कि ये 0 सेकंड से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, 1 सेकंड के बाद यहाँ, 2 सेकंड के बाद यहाँ आया, 3 सेकंड के बाद यहाँ, 4 सेकंड के बाद यहाँ, 5 सेकंड के बाद यहाँ, 6 और लास्ट ये 7 सेकंड है। अच्छा, यहाँ पर यकीनन डिस्टेंस 0 से शुरू किया होगा, 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस कवर हो गया कितना बेटा, 10 मीटर, दूसरे 1 सेकंड के बाद टोटल, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस है 0 से यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हर 1 सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए हर 1 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस इक्वल क्या हो जा रहा है, वो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि 1 सेकंड के बाद इसका 10, फिर 2 के बाद टोटल डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पर ना ये डिस्प्लेसमेंट भी है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो बेटा अगर आप कभी भी इसकी वेलोसिटी निकालो, है ना, 1 सेकंड के बाद निकालो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, 2 सेकंड के बाद निकालो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद निकालो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 3 सेकंड। जब भी निकालोगे इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। ये क्यों आ रहा है इक्वल, क्योंकि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है। ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म या क्या कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में फिर क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही, मतलब ये सब चीजें बस याद दिला रहा हूं कि इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो पहले 1 सेकंड में उसने कुछ और डिस्टेंस कवर किया, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, कभी ज्यादा कभी कम, हर 1 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस जो है 1 सेकंड में जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जब भी वेलोसिटी निकालोगे 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, वो वेलोसिटी हमेशा क्या आएगा, वो डिफरेंट आएगा, चेंज आएगा। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, है ना। यहाँ पर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालोगे तो कुछ और, मान लो इसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ था, 10 मीटर का, 2 सेकंड के बाद इसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया था बेटा मेरा 40 मीटर का, 3 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस सिर्फ कितना कवर हुआ, 50 मीटर, है ना। तो देखो पहले 1 सेकंड में तो इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 1 सेकंड में इसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तीसरे में फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, चौथे में मान लो इसने, ये इसका डिस्टेंस हो गया 70 मीटर, तो ये इसने चौथे 1 सेकंड में, 4th सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 का। तो अब बेटा मेरा, अगर मैं यहां से मान लो वेलोसिटी निकालता हूं स्ट्रेट लाइन में अगर है, तो टोटल डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकंड डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकंड डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि ये जो है ये इक्वल नहीं आ रहा, यानी हर टाइम के बाद जब वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो अलग अलग आ रहा है। तो ये मतलब वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम
मतलब जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये मैंने एक इसको लिखते हैं लिमिट, और ये डेल्टा टी टाइम टेंस टू अप्रोचेस टू जीरो, यानी देखो ये वेलोसिटी के साथ ये टाइम लिमिट है। इसका मतलब पता है क्या है, ये वेलोसिटी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस है। कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस का मतलब फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, फौरी तौर पे, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर या ऑब्जर्व या कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे आप स्पीडोमीटर को देखते हो जब गाड़ी चला रहे होते हो, तो एक लम्हे में वो आपकी स्पीड बता देता है, जो कि वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो उसको कहते हैं, वो वाली वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस है। क्या है, इंस्टेंटेनियस। अब इसमें एक चीज है जो आपसे पूछा जाता है कि क्या, यानी एक मतलब इस तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक मूविंग ऑब्जेक्ट का ये जो वेलोसिटी है कौन सी, एवरेज, और ये जो वेलोसिटी है कौन सी, इंस्टेंटेनियस, क्या ये इक्वल हो सकता है? ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, या इसका क्या जवाब होगा कि यस, ये हो सकता है। कब हो सकता है भाई, इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर में क्या बोलना, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उस वक्त कहना कि ये दोनों इक्वल होगा, हो सकता है, पॉसिबल है कि उसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक दूसरे की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। असल में होता क्या है, बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो अभी आप लोगों ने एक चीज क्या देखा कि बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है, तो बॉडी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने पर आप जिस वक्त भी, यानी जितनी देर के बाद भी आप क्या निकालते हो, उसकी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या निकलता है, सेम या इक्वल। तो बेटा मेरा, अगर आप इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की बात करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो बेटा जिस वक्त भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे एक ऐसे बॉडी के लिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो आप क्या नोटिस करोगे कि उस वक्त उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही निकलेगी जो उसकी वेलोसिटी है कौन सी, यूनिफॉर्म वाली। क्योंकि यूनिफॉर्म वाली तो चेंज हो नहीं रही। आप किसी भी वक्त अगर इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, यूनिफॉर्म के इक्वल आ जाता है। तो ये मतलब याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकता है कि अगर बॉडी मूव करे किससे, बॉडी मूव करे अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है। तो बेटा काइनेमेटिक्स में हम यहाँ पर छोटी सी बात, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, किससे रिलेटेड कर लेते हैं, मान लो ये छोटी सी बात कर लेते हैं अब हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड। किससे, एक्सेलरेशन से। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। ये क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैं डायरेक्ट फार्मूले से शुरू होता हूं। एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला है तो इसको ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बहुत पढ़ा है फिजिक्स में, नहीं लिखवा रहा मैं, है ना। डायमेंशन एल अपॉन टी स्क्वायर है। ये टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर, मतलब डिवाइडेड बाय टोटल क्या है, टाइम है। अब इसमें क्या है कहानी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पर यही खास बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी चीजें आपको मालूम है कि ये जो कंडीशन आप पढ़ते हैं ओनली, यानी ये फोर क्या होता है, लीनियर मोशन कह सकते हो। लीनियर से मुराद जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। देखो ये बात क्यों कह रहा हूं, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बेटा एक बात याद रखो कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो जब वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है ना, तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होती है तो इसमें क्या खास बात है, बेटा इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डायरेक्शन तो इसकी चेंज हो नहीं रही। अब एक बात बताओ, सिर्फ क्या चेंज हो रही होगी,
बेटा यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, थोड़ी दूर के बाद देखोगे तो, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो अगर ये इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो कुछ और हो जाएगी, फिर देखोगे तो ये इंक्रीज होगी कुछ और। तो कंटिन्यू इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, यानी ये चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज है वो चेंज सिर्फ, आप कह सकते हो ना कि ये चेंज सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज है या नहीं? चेंज सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन में तो कोई चेंज आ नहीं रहा। तो ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हो ना वेलोसिटी का, कौन सा, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो याद रखना ये फॉर्मूला लीनियर मोशन के लिए होता है जहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला, इसको मैं जर्नल अभी लिखता हूं, फिर दूसरे अंदाज में थोड़ा सा डिस्कस करके दिखाता हूं। देखो बेटा मेरा, ये फॉर्मूला इस तरह जब हम लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ छोटी छोटी बातें याद भी दिला दे रहा हूं कि बेटा मेरा ये एक्सीलरेशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। अब मैं आपको एक केस याद दिलाता हूं, याद करो, आपने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है पहले, है ना कहीं पहले आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यकीनन पढ़ा हुआ है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा हुआ है, आप उसको याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूं। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको क्यों कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अच्छा, मैं यूनिफॉर्म मोशन की ही बात कर रहा हूं, ये भी बात याद रखो बेटा मेरा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात इसलिए कहते हैं कि इसका जो टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल या जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। कहीं पर भी इसके लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी को देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, है ना। मान लो इस पोजीशन पे ये v1 है, इस पोजीशन पे v2। अब v1 v2 क्यों लिख रहा हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं vt। मान लो मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर बताता हूं 20 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा मेरा यहाँ पर भी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैं यही लिख रहा हूं कि ये इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा मेरा मैग्नीट्यूड तो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। अब बताओ एक्सेलरेशन इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, यकीनन वेलोसिटी चेंज तो हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन वाइज आ रहा है। क्या आ रहा है, डायरेक्शन वाइज। याद करो कि जब हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ड्राइव किया था, तो याद है एक वेलोसिटी हमने इस तरह से ली थी, ये v1 इनिशियल पॉइंट वाली वेलोसिटी को, है ना, फिर दूसरे के टेल को ज्वाइन किया था यहां पर, और ये कहा था ये v2, दोनों का टेल ज्वाइन किया था, और हमने इन दोनों वेलोसिटी का बाद में डिफरेंस निकाला था। याद करो, ये डिफरेंस ऐसे निकाला था, यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस था, दोनों के हेड को मिलाकर एक वेक्टर बनाया था, ये जो वेक्टर था, ठीक है, ये रिजल्टेड वेक्टर का हेड लगाते हैं ये। अब गौर करो, यहां पर इसको मैं कहता हूं डिफरेंस ऑफ द वेक्टर है, और इसको डेल्टा वी लिखता हूं। तो गौर करो कि यहां पर क्या हो रहा है कि वेक्टर v1 के हेड पर डेल्टा v का टेल ऐड हुआ हुआ, ज्वाइंट हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो v1 प्लस डेल्टा v2, सॉरी, ये डेल्टा v क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। और रिजल्टेड में क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है v2 वाला वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल। अगर इसको देखो, अगर यहां पर डेल्टा v कैलकुलेट करोगे तो बेटा मेरा ये किसके बराबर आ रहा है, v2 माइनस v1। ये भी वेलोसिटी का चेंज है, याद रखना, ये भी। लेकिन ये चेंज क्या है, ये डायरेक्शन वाइज चेंज है। ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर है, और हर वेक्टर के बारे में एक बात आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए किसी भी मतलब वेक्टर का, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी चेंज हो जाता है और डायरेक्शन के।
लीनियर मोशन में बेटा मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं होता, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो फिर हम कहते हैं कि उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। यहां पर क्या चेंज हो रहा था, ओनली मैग्नीट्यूड। और बेटा मेरा यहां पर क्या चेंज हो रहा है, यहां पर चेंज हो रहा है वेलोसिटी में डायरेक्शन। तो पता है इससे कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, याद करो। हम्म तो यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था सेंट्रीपिटल वाला। कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल वाला, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, स्मॉल या कैपिटल बाहर कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं इसको चलो स्मॉल आर लिख देता हूं। अगर इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं सारी बातें इसे डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो कोई पूछे कि ये नेगेटिव साइन असल में बताता है डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या है, मीन है, या डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो बेटा अगर यहाँ पर कोई पूछे कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया है ना, तो बोलना कि यहाँ पर इसलिए कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था। अगर इससे निकालेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जो वी आई होगा वही वी एफ होगा, हर पॉइंट पे ये इक्वल है। तो एक्सेलरेशन इसका सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। यहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, और उससे ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। लीनियर मोशन में ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चलो ये तो थोड़ी सी बात हो गई एक्सेलरेशन में मेन एक कॉन्सेप्ट की। अच्छा, एक्सेलरेशन में आप पढ़ते हो ना, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन में आप पढ़ते हो कि ये समटाइम एक्सेलरेशन, अब ये लीनियर मोशन से ही आ जाओ, मैं लीनियर मोशन में ही बता रहा हूं, याद रखो कि ये पॉजिटिव होता है एक्सेलरेशन, और समटाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है बेटा मेरा, जब बॉडी की वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन क्या कर रही होती है, इंक्रीज, इनिशियल के मुकाबले में फाइनल ज्यादा, ये बातें आप लोगों को पता है, मैं रिकॉल करवा रहा हूं। और ये जब मतलब नेगेटिव होता है तो ये बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज। तो वी एफ माइनस वी आई करते हो तो वी एफ छोटी वैल्यू होती है, वी आई बड़ी वैल्यू, और इससे ये जो निकलता है वो क्या निकलता है, नेगेटिव में निकलता है, वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू। बहरहाल ये जानते हो आप लोग। अच्छा, ये जो पॉजिटिव एक्सिलरेशन है, हम इसको, ठीक है, नाम ही जो एक्सिलरेशन लिखा होता है उसका मतलब ही होता है पॉजिटिव वाला एक्सिलरेशन है। लेकिन नेगेटिव एक्सिलरेशन को आपको पता है ना, हम दो नामों से इसको पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, वो बात की बात है। या तो डिसेलरेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सिलरेशन को, या रिटॉर्डेशन कहते हैं, या फिर आप इसको सिंपल नेगेटिव एक्सिलरेशन बोल सकते हो। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है कि आप इसको नेगेटिव एक्सिलरेशन बोलो या रिटॉर्डेशन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक गलतफहमी क्या है, याद रखना कि बॉडी में अगर कोई किसी बॉडी के यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन की बात करता है कि बॉडी का मोशन क्या है भाई, यूनिफॉर्म है, एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है। तो एक्सिलरेशन के यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुनो, लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में, एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब है इफ वेलोसिटी, बल्कि मैं इसको शॉर्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या, अरे भाई क्या हो गया, सेंसिटिविटी पे फर्क आ गया। चलो इससे करते हैं क्या, व्हाट हैपनिंग, व्हाट हैपनिंग। चलो ठीक है, इफ हम कहते हैं कि इक्वल वेलोसिटी, चलो चेंजेस, चेंजिंग, जो मर्जी समझने की बात है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी मतलब चेंज होती है, इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे
अगर इनिशियल से ऑब्जर्वेशन देखो तो 1 सेकंड के बाद यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 सेकंड के बाद ये इंक्रीज होकर टोटल 40 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड के बाद इसकी मतलब वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या नोट कर रहे हो, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? जी नहीं, वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें जब जब भी आप टोटल टाइम के बाद एक्सेलरेशन निकालो, जैसे मिसाल के तौर पे 1 सेकंड के बाद अगर एक्सेलरेशन निकालो ये इंटरवल, तो वी एफ माइनस वी आई 20 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 1 टाइम इंटरवल। अच्छा 2 सेकंड के बाद अगर आप एक्सेलरेशन निकालो तो बेटा मेरा वी एफ शुरू से इनिशियल पॉइंट से, तो ये होगा 40 माइनस 0, क्या आ जाएगा 40 माइनस 0 40, और टोटल टाइम 2 से डिवाइड करोगे। अगर बेटा मेरा 3 सेकंड के बाद आप निकालो इसमें एक्सेलरेशन, तो टोटल इनिशियल पॉइंट से 3 सेकंड तक वेलोसिटी का चेंज कितना आया है 60 माइनस 0, फाइनल 60 इनिशियल 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3। गौर करो हर मर्तबा रिजल्ट क्या आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये क्या मिल रहा है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उस लिहाज से ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल चेंज हो रही है आइदर इंक्रीज या डिक्रीज, उसकी वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक चीज और आपको याद दिलाता हूँ, वो याद ये दिलाता हूँ कि फिजिक्स में बेटा मेरा कहीं पर एक बात ये कहे या एक बात ये लिखी हुई हो कि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो कभी भी लिखे ना फिजिक्स में बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है, तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और याद रखना जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। चले पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब एक बात बताएं, इसमें हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में वही है कि आप एक्सेलरेशन को, है ना, ऑब्जर्व करो फॉर इंस्टेंट और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब इस इंस्टेंट या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या नोट करते हो, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अब ये भी है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या इक्वल हो सकता है, तो हाँ इक्वल हो सकता है। और वो इक्वल कब होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आप जिस टाइम पे भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और आप किसी भी लम्हे फॉर इंस्टेंट अगर आप क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये इसके बराबर ही आ जाएगी जिस वक्त भी निकालोगे। तो ये दोनों बराबर होगा अगर बॉडी मूव करे किससे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। थोड़ी सी इसकी बात कर लें, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप लोगों ने कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हैं, जरा याद दिलाएं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव भी किया है, पढ़ा भी है। सबसे पहला क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन से इसको बना देता हूं, या स्पीड की डेफिनेशन से, s इज इक्वल टू वी टी। अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं या कब पढ़ते हैं, तो इसके लिए याद रखो कि अगर कभी बॉडी क्या करे, अगर कभी बॉडी, ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त यूज करते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, ठीक है। अच्छा इन सब जगहों पे तो आप देख रहे हो ना कि वी आई मौजूद है, ठीक है, वी आई मौजूद है, वी एफ मौजूद है, यहाँ पर वी आई है, तो मतलब वी एफ भी होगा ही होगा,
है ना। लेकिन यहाँ पर ठीक है इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए। ये वी आई है, वी एफ है, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन अगर बेटा किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो तो उस वक्त पता है आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं डिस्टेंस को मान लो के मालूम करने के लिए, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मालूम करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अच्छा, यही अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन हो, अगर इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप कहां पढ़ें, मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी सॉरी, तो बेटा मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर इसको पढ़ रहे हो तो इन्हीं फॉर्मूले में, तमाम फार्मूलों में आपको पता है क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं वी आई और जी टी, है ना। और फिर हम यहां पर जैसे एस इज इक्वल टू वी आई टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पर फिर टू जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जी की वैल्यू को कैलकुलेशन में चूंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो हम यहाँ पर 10 लेकर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जी की वैल्यू को हम प्लस और -10 यूज करते हैं, और आपको मालूम है कि प्लस कब यूज करेंगे और माइनस कब यूज करेंगे, ठीक है ना। बॉडी अगर कहाँ मूव कर रही हो, अपवर्ड, तो ये नेगेटिव लेंगे, और अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुछ बातें याद रख लीजिएगा किससे रिलेटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये कुछ बातें बता रहा हूं। अच्छा, जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो यहां पर तो खैर दो केसेस आप पढ़ रहे होते हैं, मैं चाहूंगा कि दोनों को आप लोगों को याद करवाऊं। यहां पर दो केसेस में डिस्कस कर रहा हूं, एक फ्री फॉल बॉडी का कौन सा मोशन, ये अपवर्ड मोशन, ठीक है। और यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं डाउनवर्ड मोशन। अगर फ्री फॉल बॉडी कहां आता है, नीचे की तरफ आता है, ये दूसरा डाउनवर्ड मोशन, एक अपवर्ड और दूसरा क्या, डाउनवर्ड। अच्छा, जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बेटा इसको कुछ ना कुछ इसको इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंकते हैं। तो ये ग्राउंड पे, यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है समझ लो, इसको यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये नॉन जीरो होता है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी को हम फाइनल कहते हैं। और बेटा मेरा ये अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है। इसमें एक्सिलरेशन जो है वो जी के बराबर और अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई यहाँ पर हम जी की वैल्यू कितना यूज करते हैं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसमें हम लेट सपोज कि ये जो हाइट है ऊपर की तरफ ये जो कवर करता है, यानी डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, हम क्या पढ़ते हैं कि ये एक हाइट है जो ऊपर की तरफ कवर कर रहा है। तो इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मान लो कि हम अगर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करें किसके लिए, फोर हाइट, याद रखना ये कौन से मोशन को पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं अपवर्ड मोशन को। तो हाइट मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे सुटेबल फॉर्मूला ये कहता हूँ, वजह सुनो कि जी की वैल्यू तो चलो माइनस में है लिख देंगे, हमें हाइट निकालनी है। बेटा यहाँ पे वी एफ क्या हो जाता है, जीरो, और वी आई की वैल्यू यकीनन हमें मालूम होता है। तो हम यहाँ से एक हाइट के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, -2g क्या एच, और ये वी आई स्क्वायर माइनस में, और अगर एच अगर निकालूं तो माइनस का वी आई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाता है, 2g, ठीक है। तो ये एक हाइट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, अपवर्ड मोशन के लिए अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए काम करें ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, कहीं पर भी, यानी कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है, यानी आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, फॉर एग्जांपल
आपने ये डिसाइड किया कि यार बॉडी 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद किसी खास पॉइंट पे यानी यहाँ पर आ गया या यहाँ पर ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो बेटा जहां पर भी इसकी वेलोसिटी निकालनी है वहां तक के टाइम को नोट करो, उस टाइम को लो और उस वेलोसिटी को वहां पर बोल दो कि ये फाइनल है उस वक्त के लिहाज से। तो वी एफ इज इक्वल टू क्या कर लो, वी आई माइनस जी टी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। क्योंकि वी आई की वैल्यू आपको पता है कि नॉन जीरो है, वी आई की वैल्यू जीरो नहीं है, तो यहां से आप ये निकाल सकते हो। वैसे हर 1 सेकंड में ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और हर 1 सेकंड में वेलोसिटी जो डिक्रीज होती है वो 10 के बराबर डिक्रीज होती है, चूंकि जी की वैल्यू मैंने 10 लिया है, ठीक है ना। और जाहिर है कि यहाँ जी क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये अपवर्ड मोशन में ज्यादा सुटेबल है। अगर यहाँ पर एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। वी आई टी जो वी आई मालूम होता है, टोटल टाइम अगर मालूम हो जाए, यहाँ से टाइम भी निकाला जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे, सॉरी प्रोजेक्टाइल कह रहा हूँ, ये फार्मूला बहुत यूज होता है। अगर यहाँ से गौर करो कि मान लो कि फ्री फॉल बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ये तो मैं दरमियान में किसी पॉइंट पे बोल रहा था ना इसको, तो मैक्सिमम हाइट पे बेटा मेरा पहुंच गया, तो वी एफ तो जीरो हो गया। तो वी एफ अगर जीरो हो गया तो अब यहाँ पे गौर करो, तो यहां से आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का आराम से क्या निकाल सकते हो, टाइम। यानी ये फॉर्मूला सिर्फ मैक्सिमम हाइट के लिए याद कर लो कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का ये टाइम का फॉर्मूला है, इससे आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम निकाल सकते हो। तो मतलब इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है ना आप यूज कर सकते हो। डाउनवर्ड मोशन में कैसे यूज करोगे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है बेटा मेरा, तो डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, एट द टाइम स्ट्राइकिंग और हिटिंग द ग्राउंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है और ये जीरो नहीं होगी, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी एट द टाइम स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये इसने कितनी हाइट को कवर किया, तो सबसे सुटेबल फॉर्मूला हाइट के लिए वही है, क्या इस्तेमाल कर लो, 2as यानी 2gh हाइट के लिए खुद नोट कर लेना बेटा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वी एफ तो यहां पर आपको मालूम है एट द टाइम स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जीरो है, और ये आ जाएगा। तो यहां से आप दो काम कर सकते हो, एक तो बेटा मेरा यहां से क्या निकाल सकते हो, अगर वी एफ एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आपको मालूम है तो एच भी निकाल सकते हो, है ना। और यहां से आप एच अगर मालूम हो जाए तो बेटा 2gh भी निकाल सकते हो। याद है वर्क एनर्जी इक्वेशन में भी कुछ इस तरह से हमने इसको पढ़ रखा है। तो ये दो काम हो सकता है, वरना आपको मालूम है कि डाउनवर्ड मोशन में, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहा हूं, नोट करवा रहा हूं, लिख लेना कि ये फाइनल वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, वी एफ जो कि नॉन जीरो है, वी आई है ना, और प्लस जी टी। आपको पता है कि वी एफ वी आई तो यहाँ पर जीरो है, और जी टी, और आपको पता है कि डायरेक्ट, और यहाँ से एक चीज और पता चलता है कि हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, जी इंटू टाइम 1 सेकेंड लो तो जी आ जाएगा, 2 सेकेंड लो तो 2g आ जाएगा, 3 सेकेंड लो तो 3g आ जाएगा। यानी डाउनवर्ड मोशन में हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी जी के बराबर इंक्रीज होती है, और अपवर्ड मोशन में हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी डी के बराबर डिक्रीज होती है, जी के बराबर, ठीक है। तो ये अपवर्ड मोशन में किसी भी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। या फिर एक आप ये भी काम कर सकते हो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, कि S इज इक्वल टू, फॉर डाउनवर्ड मोशन पहले मैं जर्नल लिख दूं, हाफ ए टी स्क्वायर यानी जी टी स्क्वायर। तो बेटा यहां पर ये एच हो जाएगा, वी आई जीरो हो जाएगा, और ये हाफ जी टी स्क्वायर बच जाएगा। तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर आपने ये फैसला कर लिया जी को आपने 10 लेना है, तो भाई हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 5t स्क्वायर, यानी 10 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हाफ 5t स्क्वायर, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सिर्फ मैंने रिकॉल करवाया, एक मरतबा इसको देख लीजिएगा कि मतलब इफ, ये जर्नल एक बात बता रहा हूं, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पता है ये रिड्यूस होके रह जाता है ओनली हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट whose initial velocity was zero। तो ये याद रखना कि कभी भी कहीं पर एमसीक्यू में भी आपसे कोई पूछे ना कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन the distance covered by the body in time t where acceleration is given s is equal to half at square। और उसी तरह यहां पर भी गौर करो, ये फॉर्मूला भी यहां ऐसे ही कुछ बन गया है कि बॉडी यहां पर भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था मैक्सिमम हाइट से, और जब ये स्ट्राइक करता है कहीं पर भी या किसी भी टाइम के बाद तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये फॉर्मूला वी आई जीरो होने के बाद है ना, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस यहां पर भी टी था बेटा मेरा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर सिर्फ इतना रह जाता है, और मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा मेरा दैट्स ऑल अबाउट दी काइनेटिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह डायनामिक्स की, और कोशिश करेंगे उसमें भी वन गो पूरे डायनामिक्स को एक सिंगल लेक्चर में क्या करूं, कवर करवाऊं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी काइनेमेटिक्स। अल्लाह हाफिज, विश यू गुड लक।